दिल्ली में मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर अटैक। कहा, हम अपने लिए आलीशान जो है बंगला नहीं बनाते, लेकिन कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर रहता है। गांधी परिवार का बिना नाम लिए पीएम मोदी का बड़ा हमला। पूछा, क्या एक समय में किसी SC/ST परिवार के 3 सांसद हुए कभी? राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। कहा, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले ना संविधान की भावना को समझते हैं, ना देश की एकता को समझ सकते हैं। माकू में भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश को जवाब। बोले, अखिलेश का बयान शर्मनाक, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं लोगों को गुमराह। संगम स्नान से पहले पीएम मोदी ने 4 धाम के पुरोहितों से की मुलाकात। कल प्रधानमंत्री प्रयागराज जाएंगे। सुबह 11 बजे महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश, संगम में लगाई डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश ने किया गंगा पूजन। दिल्ली में विधानसभा के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से सभी 70 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। एक दिन पहले आतिशी और विधूड़ी समर्थक के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी। जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में 5 सदस्यों की कमेटी का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया ऐलान। मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल उत्पादन में भारत की बड़ी छलांग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, 2014 में 2 यूनिट से शुरू हुआ सफर 300 यूनिट्स तक पहुंच चुका है। 13 फरवरी को हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। 12 से 14 फरवरी के बीच अमेरिका का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जल्द हो सकती है दौरे की तारीखों की आधिकारिक घोषणा। काम के आधार पर आपको वोट मिलने चाहिए और सत्ता पर आनी चाहिए। अगर डुबकी के आधार पर मोदी जी डुबकी मारेंगे और वोट देना चाहते हैं तो लोग उनकी मर्जी। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? देश में क्यों भ्रम फैला रहे हैं? निश्चित तौर से ये गंभीर बात है। और एक बड़ी खबर बता दें, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का फोकस जकूजी पर रहता है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। देखिए, समझिए, कल अमृत स्नान के लिए महाकुंभ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल ही दिल्ली में वोटिंग होनी है। दिल्ली चुनाव के मौके पर कुंभ स्नान के लिए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे फायर मोड में नजर आए। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 1 घंटा 35 मिनट की स्पीच में मोदी ने गांधी परिवार से लेकर अरविंद केजरीवाल और शीश महल से लेकर यमुना में जहर पर आरोपों का टारगेटेड जवाब दिए। बड़ी खबर यह है, मैं बयान आपको सुनाऊंगा। मोदी ने सबसे बड़ा अटैक वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के आरोपों को लेकर किया। मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि कुछ नेताओं का फोकस जकूजी, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, कुछ लोगों का फोकस घरों में, कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी और स्टाइलिश शावर पर है, जबकि हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने का है। सुनाइए बयान। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है।
यही नहीं, आपके लिए जानना जरूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी बड़ा अटैक किया। अरविंद केजरीवाल पर एक और हमला, जहर वाली राजनीति का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहर वाली राजनीति हम नहीं करते हैं। वहीं जाति की पॉलिटिक्स का भी जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके, एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। दिल्ली में वोट पड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टियों का कहना है साहब कि दिल्ली में वोटों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर प्रधानमंत्री वोटिंग वाले दिन संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। निर्भर करता है, सोच है वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने से पहले लोग अपने उसको देखें। अरे भाई, चुनाव के दिन तो छोड़ दिए होते। अच्छा है कि चुनाव के दिन ही प्रचार करते हैं, चुनाव के बाद भी करना चाहते हैं। एक प्रकार के फोबिया हो गया है। तो संगम में स्नान करना, महाकुंभ में स्नान करना, उसको इस तरह से राजनीति से जोड़ देना बहुत ही गलत और गैर जिम्मेदार। ये तो व्यक्तिगत होता है, आस्था का सवाल है, ये कोई दिखावे का थोड़ी है। देखिए, कल महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नान है, ठीक, अमृत स्नान। लेकिन इससे पहले परेशानी विरोधियों को है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को डर सता रहा है साहब कि कल वोट पड़ना है, मोदी जी कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो वोटों पर असर डालने के लिए ये बीजेपी हर बार प्लानिंग इस तरह की करती है। मोदी कुंभ जाएंगे तो बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा दिल्ली में। मोदी के महाकुंभ जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा कि जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो पीएम मोदी कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली चुनाव की बाजी बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है। ऐसा मोदी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं, पोलराइज करने के लिए। आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि पीएम मोदी का महाकुंभ जाना चुनावी रणनीति का हिस्सा है। जिस वक्त दिल्ली में मतदान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान कर रहे होंगे। ऐसा करके बीजेपी धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। उद्धव गुट के नेता है संजय राउत, उन्होंने कह दिया साहब डुबकी लगाकर दिल्ली में वोट नहीं मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं साहब कि मोदी की महाकुंभ में डुबकी चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। एक बार हम सुना देते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। कौन क्या कह रहा है सुनना जरूरी, सुनिए। नई बात है, कभी जाकर किसी कंदरा में बैठ जाते हैं जिस दिन वोट पड़ता है हिमालय में,
जहाँ जाना है कुछ दिन बाद, कभी जाके कोई अगल बगल की मीटिंग करने लगते हैं। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई रास्ता वो छोड़ते नहीं है। लोग ये देखकर अगर वोट करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश की एक विचारधारा है वो खतरे में है। मुझे लगता है काम की बात करें, काम के आधार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी ने 10 साल में अच्छा काम किया है और काम के आधार पर आपको वोट मिलने चाहिए और सत्ता पर आनी चाहिए। अगर डुबकी के आधार पर मोदी जी डुबकी मारेंगे और वोट देना चाहते हैं तो लोगों की मंशा है। निश्चित रूप से ये इवेंट का एक हिस्सा है, नहीं तो 5 ही तारीख क्यों चुना गया, 6 क्यों नहीं? क्या इस डुबकी से कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोशिश करेंगे। 5 ही तारीख क्यों चुनी गई, 6 क्यों नहीं? बताइए प्रेम शुक्ला जी, आप लोग मतलब हर बार ऐसा गेम करते हैं, ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसी दिन लगाएंगे डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 ही क्यों चुनी, 6 क्यों नहीं? देखिए, कल जो है गुप्त नवरात्रि का अष्टमी तिथि है, जिसको दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है, भीष्माष्टमी भी कहा जाता है और बुधाष्टमी भी है। अब यह तो जो है हमारे पंचांग में शतकों पूर्व ही तय हो गया होगा, शतक वर्ष पूर्व ही हमारी दुर्गाष्टमी 5 फरवरी 2025 को पड़ रही है। यह तो हमारा पंचांग जो है सैकड़ों वर्ष पहले ये निश्चित कर चुका है, निर्धारित कर चुका है। और कुंभ के समय बुधाष्टमी, दुर्गाष्टमी और भीष्माष्टमी 5 फरवरी 2025 को पड़ेगी, यह निर्धारण पहले ही हो गया है। अब लेकिन जिनको जो है पिपीलिका शोधन में जो परेशान वर्ग है, जो समझती है टिटहरी की तरह टांग ऊपर नहीं करेगी तो आसमान गिर जाएगा, टिटहरी की तरह टांग किए खड़ी है ऊपर की तरफ, उनसे तो यही सब अपेक्षाएं हैं। उनको न सनातन का ज्ञान है, ये दुर्लभ पर्वों का ज्ञान है, ये जो दुर्लभ संयोग बनता है ये संभवतः हर बार बना है, हर चुनावों के समय, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय, ये दुर्लभ संयोग हर बार बनता है। शुक्ला जी, नहीं, तिथियों और पंचांगों में दुर्लभ संयोग जो है, अगर हमारे लोग पंचांग के ज्ञाता हैं, तिथियों को जानते हैं, खगोल विद्या के ज्ञानियों के परामर्श में हैं, तो हमारा अपराध है। कोई अज्ञान के अंधकार में डुबकी लगाए तो हम भी अज्ञान के अंधकार में डूब जाएं, तो वो चुनावों से कोई लेना देना नहीं है उसका, बेसिकली। ठीक, यही है ना मतलब आपका, चुनावों से कोई लेना देना हो सकता है। ठीक बात। हाँ, जो जिनके सामने दारुण पराभव का संकट है, उनको जरूर जो है उसमें चुनाव दिखाई दे रहे हैं। अनुराग बताइए। ऋतुराज झा भी जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। ऋतुराज जी बहुत बहुत स्वागत। कमाल। एक बार पहले अनुराग, अच्छा एक बार पहले अनुराग का कमेंट, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप देरी से जुड़े। बताइए अनुराग। देखिए कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जब कुंभ की बात करते हैं तो एक बार भी उन श्रद्धालुओं की बात नहीं करते जो श्रद्धालु हमारे बीच में अब नहीं रहे और इनकी नाकामी की वजह से, इनकी व्यवस्था की कमजोरी की वजह से, उसके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कल प्रधानमंत्री जाएंगे तो जरूर इस बारे में वो वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रशासन से पूछेंगे कि कितने लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई है। भैया आपके यहाँ तो सीसी कैमरा इतने लगे हुए हैं ना। जांच के आदेश दे तो दिए? नहीं, जांच के आदेश से नहीं होता। जांच के आदेश, सुनिए मेरी बात, सुबह 3 बजे तक पीएम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इसके पहले सुबह 3 बजे मॉनिटर कर रहे थे सीएम, वो तस्वीर आपने देखी? मैंने देख ली। सबक लिया है? अरे क्या सबक लिया भाई, अभी हाथरस में भागदौड़ हुई थी, 120 लोगों की करीब मौतें हो गई थी। क्या जांच की रिपोर्ट आ गई क्या? तो आप लोग क्या कितने? नहीं, हम तो बोल रहे हैं और क्या करें, मारपीट कर लें, क्या करें भाई? सवाल पूछ रहे हैं उनसे, सवाल का जवाब नहीं देते। सवाल का जवाब पूछो तो जब कुंभ शुरू हुआ था, एक सेकंड, अगर आप जाएंगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। नहीं, हम उसी तरफ रहेंगे। हमारा कुछ, हम तो सनातनों की चिंता कर रहे हैं, सनातनी। पूछूं मैं आपसे? नहीं, देखिए जया बच्चन क्यों कह रही है लाशों को बहा दिया गया? हाँ, तो कैसे गंगा में? अब मैं रामगोपाल यादव कह रहे हैं लाशों को दफना दिया गया। बिल्कुल, आप इसका जवाब ले लीजिए। हजार लोग, 1000 का आंकड़ा कहां से आया? आप जवाब ले लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गंगा में बहाया गया, बताइए कहां से आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सिर्फ नहीं जाना चाह रहा था, आप लोग जाइए, आइए, जरूर आइए, स्वागत है। पैनिक क्रिएट हो, लोग वहां पर ना जाएं, फिर लोग कम जाएंगे, आप कहेंगे देखिए फ्लॉप हो गया। वो आप लोग बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। खतरनाक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन पैदा करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गिद्ध बन चुकी है। नहीं तो बताइए लाशों को कहां बहाया गया? सुनिए क्या बोला, साबित करिए लाशों को कहां बहाया गया। मैं बोल रहा हूं, सुनिए हेमा मालिनी जी ने क्या बोला, इनकी जया बच्चन का बताइए लाशों को कहां बहाया गया? उन्होंने बोला, हेमा मालिनी जी ने क्या बोला, लाशों को कहां बहाया गया? घटना हो गई और आप बड़ी बना रहे हो। लाशों को इनके मंत्री ने क्या बोला, एक बार मेरी बात सुनिए, आपका सवाल सुनिए। जया बच्चन ने बोला लाशों को बहाया गया। निषाद जी कहते हैं कि बोलने तो आप
आपका सवाल हो गया। आप मेरे साथ कोई बीजेपी के प्रवक्ता तो आप नहीं, हैं नहीं, नहीं, मेरे नहीं, बीच में बोल रहे हैं। मैं आप सवाल बतौर पूछो, मैं देशवासी जवाब मैं देता सवाल हूं। पूछता मैंने हूं। पूछिए। हाँ, जया बच्चन ने कहा देश में सबसे कंटेमिनेटेड वाटर इस वक्त कुंभ का, क्योंकि वहां पर लाशों को बहाया गया। राम गोपाल यादव ने कहा पूरा लाशों को दफनाया गया। कहां दफनाया, कहां जो है गंगा जी में बहा दिया गया संगम में, ये कहां से जानकारी, उसको अगर आप ये आप पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, जवाब। मैं आपसे कह रहा हूं, इनके एक मंत्री है जिनका नाम संजय निषाद जी है। संजय निषाद जी क्या कहते हैं, ये छोटी मोटी घटना तो होती है। बताइए, छोटी मोटी घटना, एक श्रद्धालु की मौत होती है तो कितनी बड़ी घटना होती है, ये छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। दूसरे इनके सांसद हेमा मालिनी जी क्या कहते हैं, नहीं हेमा उसमें भी आ रहा हूं, अरे मैं बोले आपका सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। हेमा मालिनी जी क्या कहती है, नहीं घटना तो हो गई लेकिन ये लोग बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, जो आप सवाल पूछ रहे हो, आपके पास 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप कैमरे को, जो कैमरे में सीसी फुटेज है, आप जनता के सामने लेके आइए, पता चल जाएगा। लाइए आप सीसी फुटेज। क्यों नहीं लगा लाशों को गंगा में बहाया गया? अरे आप देख रहे हो कैसे जया बच्चन नहीं बचा पाएंगे, उनकी स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं तो आप डिफेंड करें संजय निषाद को। नहीं तो आप डिफेंड करें संजय निषाद जी को। जया बच्चन ने क्या कहा? संजय निषाद करें, छोटी मोटी घटना हो जाती है। गलत कहा जया बच्चन ने। श्रद्धालु हमारे देश, राम गोपाल यादव ने लाशों को एक कह रहा दफनाया गया, एक कह बहाया गया। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। ये सरकार जो यहाँ पे बात करती है, हमारे सनातनी मरे हैं, हमारे हिंदू मरे हैं, उनकी मौत हुई है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते लोग। राजनीति कर रहे हैं बैठ के, आपको शब्द, आप उनके लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते। ये हमसे ये पूछते हो कितने मर गए, आपको नहीं चिंता होनी चाहिए? सनातनी अगर एक भी मरता है तो आपको चिंता होनी चाहिए। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप लाइए, जो लोग वहां भटक रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो लोग आई कार्ड लेके घूम रहे हैं, जो मोर्चरी के सामने बैठे हुए थे, कौन लोग हैं वो? देखिए अनुराग, नहीं किसको खोज रहे हैं वो लोग? एक चीज मुझे समझ मैंने जो भी सवाल उठाओ कि नहीं विपक्ष को नहीं आते, मैं आप पर एक बहुत गंभीर आरोप इस वक्त लगा रहा हूं, पैनिक करना चाहते हैं। मैं आप पर एक खतरनाक आरोप लगा रहा हूं साहब, सीधा सुनिएगा जी। आप लोगों की इंटेंशन संभवतः शायद ये है कि ये बेसिर पैर की मेरी इंटेंशन आपकी समाजवादी पार्टी की, सुनिए, मौत किसकी वजह से पूरा नहीं बोलने देंगे आप। किसकी नहीं, क्यों बोलने गंगा में बहा दिया गया, सवाल गलत पूछ रहे हैं आप लोग। पैनिक क्रिएट करके ये करेंगे, लोग वहां पर जाए ना, फिर आप कहेंगे देखो फ्लॉप हो गया कुंभ, करोड़ों लोगों की आपने व्यवस्था की थी, लोग कैसे भगदड़ हो गई, कैसे लोगों की मौत हो गई, जवाब देना पड़ेगा। सरकार भाग नहीं सकती, आप कितना ही बचाने की कोशिश कीजिए। देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातनियों की मौत हुई है, हिंदुओं की मौत हुई है, उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। अरे कहां बहा दिया गया, गंगा में कहां बहा दिया गया, करिए साबित। वही तो मैं कह रहा हूं, करिए साबित, सरकार साबित करे, बहा दिया गया, सरकार करे तो आप बेसिर पैर की बातें बोलते हैं। सरकार क्या करेगी, बेसिर पैर की बातें बोलते हैं, क्या करेगी? बिना आधार के बोला आपने, 17 बिना आधार के बोला आपने। नहीं बोल रही थी, वो मौत हुई है, कहती धक्का मुक्की हुई है, धक्का मुक्की हुई है। जब वहां कैमरे के सामने आ गए तब कह रहे हैं 17 घंटे बाद कहते 30 लोगों की मौत हुई। 17 घंटे के बाद आपको 30 लोगों की मौत का पता चलता है, लेकिन 9 करोड़ लोगों को आप गिन लेते हो, लेकिन श्रद्धालुओं की, सनातनियों की मौत हो जाती है तो 17 घंटे बाद पता चलता है। वाह भाई वाह, ये तो पहली बार पता चला है। आपको भी लगता है वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुंभ दौरा उसी दिन जिस दिन वोटिंग है, ऋतुराज जी, क्या वोटों को प्रभावित करने के लिए है, या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई जोड़ना नहीं चाहिए, दिल्ली चुनाव एक तरफ और आस्था एक तरफ? ऋतुराज जी। अमन चोपड़ा जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ठीक है, आस्था में कुंभ स्नान सबको करना चाहिए और करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज अगर देखेंगे कि इनका सिलेबस हर बार एकदम फिक्स है। जिस दिन चुनाव होता है, केवल दिल्ली का नहीं, जिस राज्य का चुनाव होता है, जब भी चुनाव होता है, उस दिन इनका एक बड़ा मीडिया इवेंट होता है और पूरे दिन, कल देखिएगा सारे मीडिया पर केवल कुंभ चलेगा। ऐसे ही पिछली बार आपको याद है केदारनाथ चल रहा था, ऐसे ही कभी जो है सो पुरी जी के मंदिर में बैठ जाते हैं, कभी सोमनाथ के मंदिर में बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि चुनाव के दिन ही इस पूरे प्रोग्राम को क्यों सेट किया जाता है, और पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है। मैं किसी उस पर नहीं जाना चाहता हूं, पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब 20 राज्यों में आपके पास सरकार है, जब आपके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है, दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, आपके पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, और जिसके चलते आप देख सकते हो सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरेआम गुंडागर्दी में उतर चुके हैं, पूरी तरीके से तार तार कर दिया है। दिल्ली का सीट हो चाहे कहीं पर भी हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, कभी पैसा बांट रहे हैं, कभी सोना बांट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रशासन, पूरी व्यवस्था को तार तार करके छोड़ दिया है। सवाल आपसे, आज
दिल्ली एक की सवाल जनता बहुत नजदीक से देख रही है किस तरीके से भाजपा गुंडागर्दी कर रही है और किस तरीके से चुनाव को जीतने के लिए सारे परपंच करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। जैसे 27 साल से इनकी गंदी राजनीति को जवाब दिया है। आपको मैं दावा के साथ कह सकता हूं अगले 27 साल भी अगर ये गंदी राजनीति ऐसे ही करते रहे तो ये लोग सत्ता में कभी नहीं आएंगे। एक सवाल मेरा, अरविंद केजरीवाल को संगम में डुबकी लगाने से वोटिंग वाले दिन किसी ने रोका था? वो भी जा सकते थे। अमन चोपड़ा जी, देखिए बात पता है इसमें क्या है, अरविंद केजरीवाल जी भी संगम में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी कई बार कह चुके हैं कि 5 तारीख के चुनाव के बाद जब वो फ्री हो जाएंगे तो डुबकी लगाने जाएंगे। कुंभ एक आस्था का विषय है और देश के करोड़ों लोग जा रहे हैं, हम सब लोग भी जाएंगे। क्योंकि आपने कहा, लेकिन क्योंकि आपने कहा ऋतुराज जी, आपने पूरा बोला, एक मैं सवाल ले रहा हूं, आपने, मैंने आपको भी शुरुआत में नहीं टोका ऋतुराज जी, एक सवाल ले लीजिए। क्योंकि आपने कहा मोदी का कुंभ दौरा इस तरह से सेट, इस तरह से किया जाता है ताकि वोट प्रभावित हो। नंबर 1, मेरे 2 सवाल, क्या ये एमसीसी वॉयलेशन में आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? नंबर 1। नंबर 2, अगर इससे वोट प्रभावित होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को वोटिंग वाले दिन गंगा में डुबकी या संगम में डुबकी लगाने से क्या किसी ने रोका? वो भी जा सकते थे अगर इससे वोट प्रभावित होते हैं तो। ये मेरे 2 सवाल। अमन चोपड़ा जी, मुझे किसी से आपत्ति नहीं है कोई कुंभ में जाए, डुबकी लगाए, लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूं उसको समझिए कि हर बार चुनाव के दिन ही ऐसे प्रोग्राम क्यों फिक्स किए जाते हैं? सीरीज ऑफ इवेंट्स है। मैं बताता रहा हूं, पिछली बार भी दिल्ली के चुनाव में यही कर रहे थे। उसके बाद आप चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे कहीं का चुनाव हो, किसी राज्य का चुनाव हो, इनका सिलेबस फिक्स है। इनका सिलेबस, चाहे घुसपैठिया हो, रोहंगिया हो, चाहे चुनाव के दिन जो है सो इवेंट बनाना हो, चाहे टीवी का। मेरा कहने का मतलब यह है कुछ काम करो। नहीं ऋतुराज जी, अगर केजरीवाल जी भी जाते तो मीडिया दिखाता, वो भी इवेंट होता, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तस्वीरें होती। केजरीवाल जी कभी चुनाव के दिन नहीं गए आज तक। नहीं, वो चले जाए, किसी ने जाना जाए, उसमें क्या है, उससे कोई वोट थोड़ी ना कट जाएंगे किसी वर्ग के। सुनो चोपड़ा जी, बिल्कुल ऋतुराज जी, बात सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ काम करो। 20 राज्यों में क्या काम किए हैं उसका मॉडल पेश करो। हिम्मत है तो काम के नाम पर वोट मांगो, अच्छी राजनीति करो। सरेआम गुंडागर्दी मचा रखी है आपके रमेश बिदूरी ने, सरेआम गुंडागर्दी मचा रहे परवेश वर्मा, सरेआम पूरे दिल्ली के अंदर में। आपके पास दिल्ली पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास गृह मंत्रालय है, तो क्या मतलब जनतंत्र की धज्जियां उड़ा दोगे? बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा दोगे? वोटर को मतलब झुग्गी में रहने वाले वोटरों को चुनाव प्रचार थम गया ना, काम गिनाने का तो समय निकल गया। तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आप चुनाव प्रचार खत्म हो गया ना, पैसे बांट करके उंगली पे स्याही लगाई जा रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। लगी है मॉरल कोड ऑफ कहीं लगी है, बताइए कहीं लगी, कहां नहीं लगी है, कहां पे, कहां नहीं लगी है, कहां पे? आपको मैं बताऊं, झुग्गियों के अंदर में बैरिगेटिंग करके कौन सा एरिया दिल्ली के मुख्यमंत्री स्याही लग चुकी है लोगों की उंगली में। बिल्कुल, कहां पे लगाया जा रहा है? आप जाकर के देखिए जी, ये तो बहुत गंभीर आरोप है भाई। जखीरा में देखिए जाकर के, झुग्गियों में देखिए जाकर के। अच्छा ऐसा है, वहां पर ये वोटिंग से पहले ये खेल कर रहे हैं आप लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री, बहुत गंभीर आरोप है जो ऋतुराज झा लगा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ठीक है, आप प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं। ऋतुराज जी 1 मिनट, ऋतुराज जी 1 मिनट, ऋतुराज जी 1 मिनट, ऋतुराज जी, प्रेम शुक्ला जी, बस ये ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं, 10% वोटों की हेराफेरी कर सकते हैं। बोलिए सर, आप बोलिए। और ये कह रहे हैं कि स्याही भी लगा दी। मैं दो लोगों की झूठ को लगातार सुनता रहा। प्रेम शुक्ला बोलेंगे अब प्रेम शुक्ला बीच में नहीं। पूरी अपेक्षा है कि दोनों जो है बस ऋतुराज जी, बस मेरे बीच में जो है कोई नहीं बोलेगा, रोक टोक नहीं करेंगे, चिचियाएंगे नहीं, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। प्रेम शुक्ला आप किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए केजरीवाल जो है, केजरीवाल अव्वल झूठे हैं। उन्होंने जेटली जी के खिलाफ झूठ बोला, नाक रगड़ कर माफी मांगी, गडकरी जी के खिलाफ झूठ बोला, नाक रगड़ कर माफी मांगी, शीला दीक्षित के खिलाफ झूठ बोला, कपिल सिब्बल के खिलाफ झूठ बोला, यमुना जी पर झूठ बोला, उन्होंने अपने परिवार के राजनीति आने पर झूठ बोला कि मैं राजनीति कसम खाकर झूठ बोला, उन्होंने बंगला लेने पर झूठ बोला, उन्होंने गाड़ी लेने पर झूठ बोला। झूठ के अलावा कुछ वो बोलते नहीं हैं। अब जो है, अगर उनको हनुमान जी का वो फॉर्म, नामांकन भरने के पहले हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो इवेंट करने जाते हैं, वो दर्शन करने नहीं जाते, उनका आध्यात्मिक पक्ष नहीं होता है। केजरीवाल हनुमान जी के दर्शन को इवेंट मानते हैं, ऐसा ऋतुराज झा जी की बातचीत से स्पष्ट हुआ है। आज कुंभ का स्नान, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है, पहले बीच में फिर बोलने लगे। मैं मना किया था ना आपको, मुझे मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, कहा था बीच में बोलने लगे ना, एक एक करके बोलेंगे, धैर्य टूट गया ना, ऑडियो क्लियर रहेगा, संयम टूट गया ना, रिक्वेस्ट है, संयम टूट गया ना, रिक्वेस्ट है ऋतुराज, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। एक आदमी इतना झूठ बोलता है, कहता है यमुना जी में
यमुना जी में जहर मिला दिया। अब ये कह रहे हैं कुंभ का स्नान मोदी जी कर रहे हैं। अगर केजरीवाल की हिम्मत हो तो यमुना जी में जाके नहा ले कल। यमुना जी को साफ किया है ना उन्होंने, तो यमुना जी में जाएं, कल डुबकी लगा दे, वो भी तर जाएं, उनकी कई पीढ़ियां भी तर जाएं। क्यों नहीं करते भाई? तो किसने रोक रखा है आपको? ऋतुराज जी आप भी चले जाइएगा, अनुराग भदौरिया जी और जया बच्चन को ले जाइएगा, अनुराग भदौरिया को और जया बच्चन जी को ले जाइएगा। जो कहते हैं मोस्ट कंटामिनेटेड वाटर जो है वो संगम का है, तो संगम की जगह जो है जया बच्चन जाए यमुना जी में, दिल्ली में। अच्छा, यमुना में डुबकी लगा ले वोटिंग वाले दिन। ऋतुराज जी एक मिनट, अनुराग आपको पूरा मौका दूंगा, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी साफ कर दिया ऋतुराज जी, वोटिंग वाले दिन मोदी जी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वोटिंग वाले दिन केजरीवाल जी यमुना में डुबकी लगा ले। ये चुनौती है प्रेम शुक्ला जी की। ऋतुराज जी अब आप बोलिए, फिर अनुराग मैं आपके पास आऊंगा। ये चुनौती ये क्या देंगे? 20 राज्यों में बताने को कोई काम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। करिए ना, यमुना जी में हिम्मत हो तो कर लीजिए ना, हिम्मत हो, औकात हो, ईमानदारी हो तो कर लीजिए बाबू, कर लीजिए। सुन ले, अभी सुन रहा था ना, मेरे पीछे बोल रहे थे ना, मेरे पीछे चिचिया रहे थे ना, पिपिया रहे थे, चिचिया रहे थे, किकिया रहे थे। अब जरा सुन लो मित्र, काहे क्यों, क्या हो गया? चिचियाओ मत, क्योंकि हिम्मत हो, अपने सच्चे बाप की औलाद हो तो जरा शुक्ला जी का चैलेंज ऋतुराज जी को स्वीकार है। अपने उनकी संतानों के समझा के हिम्मत हो तो चलिए ठीक है। अब ऋतुराज जी बोलिए, हिम्मत हो तो जाके यमुना में डुबकी। अरविंद केजरीवाल जी उनके कुल की कसम हिम्मत हो तो यमुना जी में कल नहा के दिखाएं। प्रयाग के त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाएंगे, आस्था का प्रतीक है, जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप तो ऐसे यमुना यमुना कहते हो जैसे कि यमुना खाली दिल्ली में बहती है, हरियाणा में भी बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। आप लोग लगाइए जाके डुबकी। भाई नदियां जो है, हवा है, ये किसी राज्य का विषय नहीं है। यमुना जी में आस्था नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति है। यमुना जी में आस्था समाप्त हो गई आपकी। अरे यमुना जी में आस्था है, यमुना जी में आस्था नहीं है, दिल्ली में यमुना जी में आस्था नहीं है। अरे कह दो ना कि आपके कुकर्म के कारण आपकी औकात नहीं बन रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। सफाई का बीड़ा उठाया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। यमुना जी में आस्था नहीं है किसी की, दिल्ली में यमुना जी अपवित्र हो गई। केजरीवाल ने इतना कुकर्म कर दिया कि यमुना जी को नदी से नाला बना दिया, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। अब अनुराग मुझे बताओ ना क्या किया आपने, बताओ। अनुराग बेतुकी बातें। अरे जाओ ना, अभी तो कह रहे थे 5 साल पहले साफ कर देंगे। 8,500 करोड़ रुपए तो केंद्र से भी ले आए हो, जाओ ना जरा। 8,500 करोड़ रुपए खर्च किया, अब घोटालेबाज नहीं हो, लुटेरे नहीं हो, तो जाओ ना जरा। सर अब तो वोट पड़ना है, हो गया चुनाव प्रचार, अब तो वोट पड़ना है। अब तो दिल्ली की जनता तय कर चुकी है, चुनावी शोर थम गया। अनुराग भदौरिया। ऋतुराज जी एक मिनट, अनुराग भदौरिया। शुक्ला जी आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, इतना अच्छा सवाल पूछा। हाँ बहुत बढ़िया। शुक्ला जी आप भी डुबकी लगा लीजिए यमुना में, दिल्ली वाली में, क्योंकि आपकी भी आधी सरकार यहाँ पे है, 7 सांसद आपके भी यहाँ जीते हैं। 5 साल से आप क्या पानी की बोतल में वो रख के बैठे रहे यमुना जी का पानी? लोग अगर गंदा पानी पीते रहे तो आप क्यों देखते रहे आंख बंद करके? आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव का दिन आएगा, 5 फरवरी आएगी, तब हम हल्ला मचाएंगे कि पानी गंदा है। लोग गंदा पानी पीते रहे, आंख बंद करके देखते रहे। स्वच्छ भारत की बात करने वाली पार्टी, जो स्वच्छ भारत पूरे देश को, भारत को स्वच्छ करने वाली पार्टी, वो दिल्ली का अगर पानी गंदा था तो आप क्यों चुप थे? आपकी सरकार केंद्र में है और दिल्ली आपके अंदर में आती है। आपने क्यों नहीं उसकी सफाई की? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। चलिए आप डुबकी लगाइए, कमाल की बात करते हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिम्मेदारी नहीं लेते, पानी गंदा है जिम्मेदारी नहीं लेते। किस बात की सरकार है आपकी? बेरोजगारी बढ़ती है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, महंगाई बढ़ती है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, महिला के साथ अन्याय होता है जिम्मेदारी नहीं लेते, पहलवान वाला के साथ अन्याय होता है जिम्मेदारी नहीं लेते, हाथरस में बेटी के साथ अन्याय होता है जिम्मेदारी नहीं लेते। आज यहाँ यमुना गंदी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। किस बात की जिम्मेदारी आपकी? अरविंद केजरीवाल एक चुनाव आयोग के पास गए अभी थोड़ी देर पहले। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के साथ मिलकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मेरा एक सवाल ऋतुराज जी आपसे ये कि क्या अभी भी वोटिंग से इतने घंटे पहले भी चुनाव आयोग अभी गए अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आरोप लगाया कि अभी भी डर है आपको कि वोटिंग जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है। उनका शब्द था वोटर सप्रेशन इज पॉसिबल, वोटर सप्रेस हो सकता है। क्या मतलब, क्या डर है अभी भी आपको? चोपड़ा जी मुझे एक बात बताइए, अगर झुग्गियों के अंदर में, जे क्लस्टर्स के अंदर में, अगर गरीब लोगों के बीच में जाकर के अगर गुंडागर्दी करी जा रही है, पुलिस के द्वारा
जो है सो प्रशासन के द्वारा पूरा गुंडागर्दी फैलाया जा रहा है, और साथ में जो आदमी कंप्लेन कर रहा है उसी को उठा रही है पुलिस, उसी के खिलाफ कर रही है। तो मुझे बताइए, चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास है अभी? तो जाहिर सी बात है, एक चीज बताओ, कल को डर के माहौल में अगर जे क्लस्टर के लोग वोट करने नहीं जाएंगे, प्रशासन का दुरुपयोग क्यों करती है? मिल्कीपुर में यही हो रहा है। चोपड़ा जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि नहीं है, मुझे बताइए। जब है तो जे क्लस्टर्स के अंदर में, झुग्गियों के अंदर में क्यों जो है सो गुंडागर्दी मचाया जा रहा है? और उसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी गए वहां पर चुनाव आयोग के पास कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना पड़ेगा। जितने भी जे क्लस्टर्स हैं वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। दो तीन चीजें हैं, पुलिस का मिसयूज, झगड़ा ना हो, ईसी कॉम्प्रोमाइज्ड, वोटर 10% का हेर फेर, ये सारे आरोप, और पुलिस का मिसयूज करके वोटिंग में गड़बड़ी, वोटर सप्रेस, स्याही लग गई है, सारा खेल करने की आप लोगों की तैयारी है। कल सुबह 7 बजे से खेल होने जा रहा है। आरोप आप पर गंभीर। शुक्ला जी जवाब रटाया। हाँ शुक्ला जी, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, अभी ईसी भी मिले, ईसी गए अभी अरविंद केजरीवाल। प्रेम शुक्ला, जहां गड़बड़ी, एक भी प्रमाण नहीं देना, झूठ बोलना और भाग जाना। अरे गुंडे वो हैं जो चीफ सेक्रेटरी को अरविंद केजरीवाल नाम के गुंडे ने अपने घर में पिटवाया। ऐसा गुंडा है कि अपने पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला के पिटवाया और सीसीटीवी गायब कर दिया। ऐसे गुंडे हैं कि मुख्यमंत्री आतिशी अपने गुंडों से पुलिस पर हमला कराती है। तो गुंडागर्दी करना इनका काम है, बोगस काम करना इनका काम है, बांग्लादेशियों को वोटर बनाना इनका काम है। बांग्लादेशियों के वोट मोहिंदर गोयल पर जो है, बांग्लादेशियों के वोटर के बनाए जाने के मामले में जिस तरह कहूंगा शुक्ला जी, सब इतने बड़े गुंडे हो गए तो क्या सरकार देखती रहती है, क्या पुलिस देखती रहती है क्या? मिल्कीपुर में भी आप यही करने, मिल्कीपुर में भी यही सुने हमारे, नहीं मिल्कीपुर में भी यही शिकायत आ रही है। कवर फायर आप क्यों दे रहे हैं? नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, जहां इनकी पुलिस होती है, वहीं चुनाव के वक्त अन्याय क्यों होता है? और ये मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग ने भी पिछले यहाँ पे जब 22 चुनाव, यहाँ पे जब उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो आप शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, ऋतुराज जी, अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक और विपक्ष को मोदी के महाकुंभ स्नान से दिक्कत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दूसरी ओर महाकुंभ को लेकर विपक्ष के ऐसे ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिन्हें लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने सनातन की सुपारी ली हुई है। वो मैं बयान आपको सुनाऊंगा, और कुछ लोग सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बात विपक्ष के उन नेताओं के बयानों को लेकर कही जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया कि कुंभ में भगदड़ के दौरान हजारों लोग मारे गए, कुछ लोगों को बहा दिया गया, कुछ लोगों को दबा दिया गया, कुछ लोगों को दफना दिया गया। कुंभ में आए करीब 15,000 लोगों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य लापता हो गए हैं। बयान आप देखिए एक एक करके। मनोज झा आरजेडी के कह रहे हैं कि ट्रक भरकर लोगों के फेंके हुए मोबाइल फोन मिले। आप समझ रहे हैं, ट्रक भरकर मोबाइल फोन, कितने लोगों की बात हो रही है? ये किन लोगों के मोबाइल हैं किसी को नहीं पता। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई, मृतकों की संख्या छुपाने के लिए शवों को गंगा में बहा दिया गया। बयान सुनिए आप एक एक करके सबके, क्या कह रही हैं जया बच्चन, क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव, सुनिए। लोगों का वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। कितनी जाने गई हैं, आप लोग के चैनल भी उसमें परेशान है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज़ जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुँच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। भारत में ये प्रश्न उठाया जाए, वो भी संसद में बैठकर, मुझे थोड़ा और दुख हुआ। वैसे मैं कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पसंद करता, लेकिन ये बात पॉलिटिकल की नहीं है, ये बात देश की है, राष्ट्र की है। और प्रदूषण की बात उठाई गई है कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो वो प्रयागराज में है। मुझे लगता है
प्रयागराज इस समय विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है, सबसे बड़ा शहर बन गया है। आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर क्या राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोला, किस तरह से उनके दावों का किया फैक्ट चेक देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने। अब बात इसकी। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China, that Chinese, China is Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, challenge the Chinese. हमारा देश का जमीन चाहे वो लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है, उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। 34 times China, 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 China. 34 बार चाइना का नाम लिया है राहुल जिनपिंग। वो उसके नमक का शरीयत दे रहे हैं, जिसका पैसा खाते हैं राहुल गांधी उसका शरीयत दे रहे हैं। चाइना के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो चाइना की तारीफ। If we had a production system, the American president would come here and invite the prime minister. देखिए क्या राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोला और उनके दावों को लेकर देश से रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक ने कैसे फैक्ट चेक किया कि साहब झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 15 जनवरी को इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला बयान आपको याद है राहुल गांधी का, जब उन्होंने इंडियन स्टेट से लड़ाई या जंग का ऐलान किया था। उस बयान के 18 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के उस बयान की तुलना अर्बन नक्सल से कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ लोग संविधान की प्रति जेब में रखते हैं, लेकिन खुले आम अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं। सीधा हमला राहुल गांधी पर। Think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। देखिए इसको समझिए कि देखिए संसद भारत के लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना, गलत दावे करना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो बात जब सदन के पटल से कही जाए, ये खतरा तब और गंभीर हो जाता है जब संसद में झूठ बोलने के आरोप खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन और देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर लगे। कल एलओपी राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 34 बार चीन का जिक्र करते हुए कई ऐसे दावे किए जिन्हें लेकर बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी सदन में बीजिंग के प्रवक्ता की तरह बातें कर रहे थे और उनका जो भाषण है बहुत ही हल्के स्तर का था, नॉन सीरियस था और संसद की गरिमा गिराने वाला था बकौल बीजेपी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने पहला बड़ा झूठ LAC को लेकर बोला। राहुल ने अपने भाषण में जिक्र करते हुए चीन का कहा था कि चीन ने हमारी सीमा में
4000 स्क्वायर किलोमीटर तक घुसपैठ कर लिया और ये सेना बोल रही है। प्रधानमंत्री इससे इंकार करते हैं, लेकिन सेना प्रधानमंत्री के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि इतने हजार किलोमीटर में चीन घुस गया। सेना ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। राहुल के इस दावे को झूठ बताते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना प्रमुख ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। हमने भी संसद में, जो उन्होंने लिखा राजनाथ सिंह ने, कि हमने भी संसद में राहुल गांधी के बयान का फैक्ट चेक किया। जब हमने किया तो पता चला साहब कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिर्फ यह कहा था कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के बावजूद यह देखना होगा कि बफर जोन पर अतिक्रमण ना हो। बफर जोन का मतलब घुसपैठ नहीं होती कि 4000 किलोमीटर घुस गया कोई स्क्वायर किलोमीटर। बफर जोन, डिसएंगेजमेंट। सेना ने कभी पीएम के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। सवाल है कि संसद में देश हित के मुद्दों पर भी गलत जानकारी, जैसा कि आरोप है, अगर उन्होंने दी तो इस तरह की जानकारी देना, झूठ बोलना, गलत फैक्ट्स रखना, कैसे संविधान मजबूत होता है क्या? राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी ने कहा कि वो जिस भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे का आरोप लगा रहे हैं वो नेहरू के जमाने से ही है। वो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर याद है, उसके बाद फिर 5,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान वाला, 43,000 वर्ग किलोमीटर तो आपके जमाने गया। सुनिए। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system, and that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce, and I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहाँ विदेश नीति की भी चर्चा हुई, और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए। देखिए, इसके अलावा राहुल गांधी पर सदन में एक और बड़ा झूठ बोलने का आरोप लगा है। कल सदन में राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी, मतलब उन्होंने आंकड़ा दिया 70 लाख वोटर जोड़ दिए गए महाराष्ट्र में। 70 लाख। राहुल गांधी ने कहा कि 5 महीनों के दौरान, मतलब लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच इन 5 महीनों में, 6 महीनों में 70 लाख मतदाता अचानक आ गए। ज्यादातर मतदाता वहां जुड़े जहां बीजेपी ने जीत हासिल की। ऐसा कहकर संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगा दिया। ऐसा ही दावा कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, जिसे चुनाव आयोग झूठा बता चुका है। अब थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास राहुल गांधी के बयान का फैक्ट चेक डेटा है, जो बताता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने शायद रिसर्च ठीक से नहीं की। सुनिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर्स की संख्या वहां बढ़ी जहां बीजेपी जीती। फैक्ट यह है कि जहां वोटर बढ़े वहां विपक्ष 87 सीटों पर जीता। दूसरा, राहुल ने दावा किया कि वोटर्स बढ़ने से बीजेपी को फायदा हुआ। फैक्ट यह है कि वोटर बढ़ने का फायदा कांग्रेस, एनसीपी, यूबीटी, एआईएमआईएम को मिला। राहुल ने दावा किया, यह सबसे इंपॉर्टेंट, कि 5 महीने में 70 लाख वोटर बढ़ गए। ईसी के मुताबिक डेटा यह बताता है कि 5 महीनों में लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 40,80,000 वोटर बढ़े। राहुल ने 22 लाख बढ़ा दिए, 40,80,000, उन्होंने 70 कह दिया। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार जिसका जिक्र हो रहा है कि महाराष्ट्र में 5 साल की तुलना में 5 महीने में ज्यादा वोटर जुड़े, जबकि 2018 में सिर्फ 2 महीने में 28 लाख वोटर जुड़े। तब किसी ने इस बात पर सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट नहीं दी गई, जबकि फैक्ट यह है कि कांग्रेस को कम से कम 12 बार वोटर लिस्ट दी गई थी। तो इस तरह से राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक खुद सरकार की तरफ से किया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल वोटिंग से पहले अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला।
अन्ना हजारे ने कहा अरविंद केजरीवाल सत्ता और पैसे के बारे में सोचने लगे। अन्ना हजारे का बड़ा हमला कल वोटिंग से ठीक पहले, सुनिए। जेल जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपके जो साथी थे गलत लोगों का साथ था आपका? वो गलत लोग थे, ऐसा कभी लगा कि दिल को चोट लगी? मुझे जब लगा तब से मैं गया नहीं ना वापस। पहले अरविंद मेरे साथ में था,